Hello everyone, myself Shum Goswami. I am master student in Department of Chemistry at IIT Gandhinagar. Today we will discuss about nucleophilic substitution reaction, जिसमें हम particularly SN2 reaction की बात करने वाले हैं. Now let's move on to the today's topic, that is SN2 reaction. पर उससे पहले हल्का फुल्का nucleophilic substitution का जनरल आइडिया ले लेते हैं. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक फंडामेंटल रिएक्शन है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आता है, दूसरा एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है. आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू. तो यहाँ पर OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, वो आ रहा है, क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और देन आपका फाइनल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है. सिमिलरली SH एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, थायोल एज अ मेजर प्रोडक्ट बन रहा है एंड OCH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, Br एज अ लिविंग ग्रुप लीव करके आपका ईथर एज अ लिविंग ग्रुप मतलब ईथर एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है. तो इस रिएक्शन से हमें ये प्रॉफिट हो रहा है कि हम एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल को चूज करके हम वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाया जा सकता है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हेन डज द बॉन्ड बिटवीन द लिविंग ग्रुप एंड द कार्बन ब्रेक, कि बॉन्ड कब बनेगा, कैसे टूटेगा, क्या रिएक्शन का सीक्वेंस रहेगा, ये हम एक डिफरेंट मैकेनिज्म के दौरान हम चीजें देखेंगे. बट हम पर्टिकुलरली SN1 SN2 की बात कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कि SN1 SN2 का होता क्या है. तो ये जो इमेज है वो दर्शा रही है SN1 SN2 का एक रिएक्शन पाथवे को दिखा रही है. एक हल्का फुल्का आइडिया मिलेगा जिससे हमें मैकेनिज्म को समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी. तो ये जो ऊपर वाली जो इमेज है वो बता रही है SN1 को और नीचे वाली SN2 को. अब चीज ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं. पीछे जो जनरल एग्जांपल बताया था उसमें दो चीज का इंपॉर्टेंट रोल था, एज अ लिविंग ग्रुप, एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो यहां पर ये जो कैट है वो एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट कर रही है और ये वाली जो कैट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है. पर SN1 के अंदर जो एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल. क्या होता है भाइयों? वीक न्यूक्लियोफाइल. और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? लिविंग ग्रुप के लीव होने का वेट करता है. जब तक वो लीव नहीं होता था तब तक वो अटैक नहीं मारता. जब वो लीव करता है तो आपकी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है. क्या होती है भाइयों? इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. तो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होने के बाद देन वो अटैक मारता है और देन आपका फाइनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डन हो जाती है. बट SN2 के केस में ऐसा नहीं होता. यहां पर ये वाली कैट एज अ लिविंग ग्रुप तो एक्ट कर रही है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रही है. पर बात यह है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. क्या है? स्ट्रॉन्ग. थोड़ा मार्कर का हिसाब पतला करते हैं. हाँ. तो यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल एज अ स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो लिविंग ग्रुप के निकलने का वेट नहीं करते, वो डायरेक्ट अटैक करते हैं. पर डायरेक्ट अटैक फ्रंट से नहीं करते, वो अटैक कहां से करते हैं? बैक साइड से. तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो अटैक होता है वो रियर साइड से अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है. तो ये बैक साइड से अटैक करता है. तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है. यहाँ पे एक खास चीज बनती है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक पॉइंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, और उसका लिविंग टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है. पता भी नहीं चलेगा कब आया कब चला गया. ठीक है. तो 10⁻⁶ सेकेंड इसका ओवरऑल मैं एक हल्का फुल्का बता रहा हूं कि इसका लिविंग टाइम होता है. ठीक है. तो ट्रांजिशन स्टेट आपको पता ही नहीं चलेगा कब बना कब चला गया, और लास्ट के आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. तो कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन पाथवे होने वाला है SN1 SN2 का. तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है SN2 रिएक्शन. चलो स्टार्ट करते हैं. SN2 का ओवरव्यू हमने ले लिया. उससे पहले SN2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें हेल्प करेगी SN1 SN2 में. तो जो टर्म है वो है सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी. तो पहला जो सॉल्वेंट इफेक्ट आता है वो आता है भैया आपका प्रोटिक सॉल्वेंट. क्या होते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट. तो प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं प्रोटिक जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो. एसिडिक हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं? ऐसे हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़े हो, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ठीक है. तो ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या करते हैं? वो बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों को सॉल्वेट कर लेते हैं. यहां पे लिख रखा है. ठीक है. यहां पे एग्जांपल दिखा रखा है कि कैसे अनायन ये प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे अनायन को सॉल्वेट कर रहे हैं. तो प्रोटिक सॉल्वेंट में जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वो H बॉन्डिंग के थ्रू इस अनायन को इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन के थ्रू इसको सॉल्वेट कर लेते हैं. अब जब मतलब अनायन सॉल्वेट हो जाता है तो उसको अटैक करने में दिक्कत आती है.
समझ रहे हो मेरी बात? तो इस अनायन को अटैक करने के लिए पहले इस सॉल्वेशन के केस को तोड़ना पड़ेगा, देन इसको अटैक करना पड़ेगा। तो इससे ये पता चला जो सॉल्वेशन है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कब न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी कब बढ़ेगी? तो याद रखना डिपेंड करेगा सॉल्वेशन पे। तो सॉल्वेशन जो होता है वो छोटे एनायन का सबसे ज्यादा सॉल्वेशन होता है एज कंपेयर टू बड़े एनायन। तो इन केस ऑफ हैलोजन बात की गई तो फ्लोरीन जो है वो सबसे छोटा एनायन है, जिसकी वजह से इसकी सॉल्वेशन सबसे ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। आयोडीन मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो ये है सॉल्वेशन का ऑर्डर, जिसकी वजह से पता चला प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आयोडीन सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो यहां पे लिख रखा है स्मॉल एनायंस आर सॉल्वेटेड मोर स्ट्रांगली, जिसकी वजह से दे रिड्यूस देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, नाउ इसको हम क्लियर करते हैं, मूव ऑन टू द। हाँ, यहां पर अनायन तो आपको बता दिया कैसे सॉल्वेट होते हैं। अब बात आती है कैटायन कैसे सॉल्वेट किया जाता है। अनायन को सॉल्वेट करने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन का यूज होता है, पर यहां पे अनायन कैटायन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहां पर मतलब इंटरेक्शन में काम आता है, जिस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और वो इंटरेक्ट करता है कैटायन के साथ और उसको सॉल्वेट कर लेता है। सेम अनायन का केस पिछला डिस्कस कर चुके थे, यहां पे भी सेम केस है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात की। तो अभी हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देख लिया। प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, एप्रोटिक जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, मींस कोई हाइड्रोजन किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये सारे पोलर एप्रोटिक का केस ये होता है जो अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते, जिसकी वजह से अनायन तो सॉल्वेट नहीं किए जाएंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ओनली कैटायन ही सॉल्वेट हो पाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रख लेना, क्योंकि रिएक्शन में डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक पार्ट जिसको ध्यान में रखना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द SN2 रिएक्शन। तो SN2 का एक जनरल एग्जांपल लेते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, Cl ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और लास्टली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। होता कैसे है वो चीज देखते हैं। यहां पर जो कार्बन है और जो लिविंग ग्रुप है उसके बीच में जो बॉन्डिंग है, बट यहाँ पर जो कार्बन है उसके सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूटिलाइज हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं पा पाता, जिसकी वजह से उसे एंटी बॉन्डिंग ल्यूमो के अंदर उसे अटैक करना पड़ता है। ठीक है, और फिर देन लिविंग ग्रुप आपका लीव करता है, देन लास्टली जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? इन्वर्जन, और उस इन्वर्जन को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, इसमें क्या चीज कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, ये कुछ बातें हैं। हाँ, एक चीज और, अभी जैसा मैंने बताया SN2 के अंदर ये उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट कोई प्रोडक्ट नहीं होता, इसी वजह से ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, जिसकी वजह से ये एक वन स्टेप रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है। हाँ, जो स्टेप एक ही स्टेप है तो वही स्टेप उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देख सकते हो न्यूक्लियोफाइल भी उसी टाइम अटैक मारा, लिविंग ग्रुप भी लीव कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड देख लो, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही रोल निभा रहे हैं, तो इसीलिए तो रेट जो होगा वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसी वजह से इसका ऑर्डर जो आया वो 2 आया, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 आई, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? SN2, जिसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये थोड़ा बहुत जनरल आइडिया हमने ले लिया है। नाउ नेक्स्ट इज, इसको और पढ़ेंगे डीप में थोड़ा आगे जाके। हाँ, मैकेनिज्म क्या थी? तो जैसा अभी मैंने बताया, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है SN2 के केस में, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल Cl एज अ लिविंग ग्रुप का निकलने का वेट नहीं करता, वो पीछे से अटैक करता है कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ल्यूमो के अंदर, धीरे धीरे अटैक हो रहा होता है, वो बॉन्ड जा रहा होता है। और एक चीज और बताता हूं, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है। ऐसी जब स्टेट आती है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ब्रेकेज दोनों ही दिखते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट में इसके दो एंड पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अगर आसपास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो
क्या करेंगे, इट फेवर्स SN2 रिएक्शन। तो अधिकतम चांसेस में अगर आसपास मतलब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो अधिकतम चांसेस है वहां पर SN2 रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और लास्टली जो बॉन्ड बनना होता है वो बन जाता है, जो बॉन्ड टूटना होता है वो टूट जाता है, एट लास्ट आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाता है, और दिस इन्वर्जन इज वाल्डन इन्वर्जन। एक इंपॉर्टेंट बात और, यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 और sp3 के बीच में होती है, कोई फिक्स नहीं होता, हम क्लियरली नहीं बोल सकते sp2 होगी या फिर sp3 होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रिएक्टिविटी और सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रही है रिएक्शन, क्योंकि यहां पर अटैक किस साइड से हो रहा है, बैक साइड से अटैक हो रहा है। तो आसपास कार्बन के अगर बल्की ग्रुप हुए तो रिएक्शन का रेट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि बल्की ग्रुप होंगे तो OH नेगेटिव को अटैक मारने में दिक्कत आएगी। तो मिथाइल हैलाइड सबसे लेस हिंड्रेड जितना होगा आपका अल्काइल हैलाइड उतनी अच्छा SN2 जाएगा। तो मिथाइल हैलाइड के केस में सबसे ज्यादा SN2 होता है एज कंपेयर टू टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड में कभी भी SN2 नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हिंड्रेंस होती है। आप देख भी सकते हो इस इमेज के दौरान भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक स्लाइड क्लियर होता है, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। तो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम की ओर चलते हैं। ये रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है SN2 रिएक्शन का, जिसमें SN2 रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम इस प्रकार का होता है। इससे कैसे पता चला, जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से हाई होती है तो उस रिएक्शन को हम ये जो फिर जो कहलाता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम होता है, तो जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, एक्सो का कुछ इस प्रकार होता है। हाँ, इसमें एक ही हम्प आया है और कोई हम्प नहीं है, तो ये बता रहा है वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है। और ये जो टॉप हम्प है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये भी शो कर रहा है कि इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया है जिससे हमें पता होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। हाँ, यहां पर क्लोरीन अबव द प्लेन है, मतलब अबव नहीं है, टॉप साइड पे है, और हमें पता है SN2 के केस में जो अटैक होता है वो बैक साइड से अटैक होता है, इसलिए OH कहां से आएगा, बॉटम साइड पे होगा। एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये बनेगा। तो देख सकते हो बॉटम साइड से अटैक कर रहा है OH, ठीक है। इससे पता चलता है यहां पर इन्वर्जन इन कन्फ्यूजेशन हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज, ये Br और CH3 के रिस्पेक्ट में ट्रांस है और ये बिलो द प्लेन है, तो I नेगेटिव कहां से आएगा, अबव द प्लेन से, जिसकी वजह से क्योंकि उसे अटैक कैसा मारना है, रियर साइड से, और एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सिस बन जाएगा। ये शो कर रहा है इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन, ठीक है। स्लाइड क्लियर करता हूं। नाउ अब एक बहुत बड़ा डाउट ये क्रिएट होता है कि अगर रिएक्टेंट की कन्फिगरेशन R है तो प्रोडक्ट की कन्फिगरेशन क्या गारंटी है इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन होती है तो ऐसी ही होगी? ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कब होगी वो मैं बताता हूं। अब देखो RS में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी Br की है, इधर भी OH की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को रिप्लेस किया जाए हाईएस्ट प्रायोरिटी से ही तो R का S बनना, S का R बनना पॉसिबल है, पर हमेशा फिक्स थोड़ी है, गारंटी थोड़ी है कि जो आने वाला इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी ही रखे। तो कोई फिक्स नहीं है कि R का S, S का R ही बने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहा था जिससे थोड़ी बहुत हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि R का S, S का R बनना कोई गारंटी नहीं है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, कौन सा फास्टर SN2 देगा। तो इस केस में ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री अच्छा SN2 देगा, ठीक है, फास्टर देगा। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री यहाँ पे फास्टर देगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 पे। तो सबसे पहला फैक्टर वही SN2 रिएक्शन फास्टर लेस हिंडर्ड इन्वायरमेंट। तो आप देख सकते हो मिथाइल हैलाइड के केस में देखो रेट फास्टर, 3 डिग्री केस में बिल्कुल अप्रोक्स 0, मतलब देता ही नहीं है SN2।
तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो अभी जैसा मैंने बताया SN2 के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है. OCS एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर्ड टू मिथेनॉल, जिसकी वजह से रैपिड रिएक्शन जाती है और ये स्लो हो जाती है. और ये ऑर्डर दे रखे हैं जिनको आपको ध्यान में रख लेना. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर है जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सी रिएक्शन फास्ट जाएगी, कौन सी स्लो हो जाएगी और कौन अच्छा SN2 देगा. नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. जैसा अभी मैंने पढ़ा चुका हूं, यहाँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है. अब आपको पता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते और ये अनायन को सॉल्वेट नहीं करते, सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करते हैं. ये एग्जांपल है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के. नाउ नेक्स्ट इज गुड लिविंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है. जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा SN2 होगा. तो ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑर्डर दे रखा है, इसको ध्यान रखना. लास्टली समरी जो कि हमने डिस्कस कर रखी है सब कुछ. ये सेकंड ऑर्डर का हो सकता है. रेट अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से SN2 वन स्टेप रिएक्शन होती है, बैक साइड अटैक होता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है, अनहिंडर्ड हैलाइड्स रिएक्ट फास्टर होती है जो कि हमने देख लिया. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलरली सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की. वाल्डन इन्वर्जन होता है. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का रिक्वायर्ड होता है. फिर बड़ी होगी यहाँ पर. गुड लिविंग ग्रुप रिक्वायर्ड्स. तो ऑब्वियस बात है आयोडीन अच्छा देगा एज कंपेयर्ड टू ब्रोमीन, क्योंकि आयोडीन बहुत अच्छा देगा. एंड लास्टली thank you for your time and thank you.